हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म द स्टोनिंग ऑफ सोराया एम। दोस्तों, पहले तो उस महिला को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इस कहानी को दुनिया तक पहुँचाई, वरना दुनिया को इस दरिंदगी का कभी पता नहीं चल पाता। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। सोराया मनुचेहरी का जन्म 1951 में ईरान के एक छोटे से विलेज कुहुपाएह में हुआ। 1986 में सोराया पर एक घिनौना आरोप लगाया गया जो कि उसके खुद के पति द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। ऐसी दर्दनाक सज़ा जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ईरान से हुई। पहाड़ियों के बीच एक कुहपाए नाम का गांव बसा है। साल है 1986, दिन है 16 अगस्त। हम देखते हैं सुबह सुबह एक महिला अपने घर से निकलकर कहीं जा रही है। शायद वो बहुत जल्दी में थी। अभी तो सूरज भी पूरी तरह से नहीं निकला। इसी बीच हमने एक शख्स को पहाड़ियों से गुजरता हुआ देखा जिसकी कार बंद पड़ गई। ये शख्स यहाँ का निवासी नहीं लगता है। अब वो वहीं सड़क पर रुक मदद का इंतज़ार करने लगा। हम देखते हैं वो महिला एक नदी के किनारे आ गई। इस महिला का नाम जहरा है। वहाँ एक कुत्ता कुछ खा रहा था। उस महिला ने उस कुत्ते को वहाँ से भगाया। वहाँ कुछ हड्डियाँ पड़ी थी और एक छोटा कपड़ा। अब ये हड्डियाँ किसकी हैं ये तो जहरा को ही पता होगा। उसने उन हड्डियों को नदी में धोया और उसे वही मिट्टी में दफन कर दिया। पर इस दौरान उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे पर एक दर्द साफ दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं वहाँ से एक बस गुजर रही थी। उस शख्स ने मदद मांगी और बस उसकी कार को बांधकर अपने साथ गांव की तरफ ले गई। वहाँ गैरेज देख उस शख्स ने बस को रुकवा दिया। हम देखते हैं जहरा भी उसी गांव में रहती है और वो उस अजनबी शख्स को खड़े होकर देखने लगी, क्योंकि पहले कभी इस शख्स को यहाँ देखा नहीं। उस गैरेज के मालिक हशेम ने बताया कि आज तो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि आज गैरेज बंद है। पर उस शख्स को शाम होने से पहले बॉर्डर क्रॉस करना था। उसने हशेम को कुछ पैसे दिए और उससे कार ठीक करने की गुजारिश की। हशेम मान गया, पर कार ठीक होने में थोड़ा वक्त लगने को था, इसलिए वो उसी गांव के कैफ़े की तरफ निकल गया। तभी जहरा ने उसे रोक लिया। जहरा ने उस शख्स से इंग्लिश में बात करना शुरू किया क्योंकि उस शख्स को पर्शियन नहीं आती। जहरा ने बताया, इस गांव में बहुत कुछ गलत हो रहा है जिसकी तुम्हें खबर नहीं, और जो लोग भी ये कर रहे हैं वो इससे बच के भाग नहीं सकते। वो शख्स उसकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि वो आधी अधूरी बात थी। तभी वहाँ दो लोग आ गए। उन्होंने कहा, ये महिला पागल है, इसकी बात मत सुनो। उन्होंने जहरा को वहाँ से भगा दिया। उसमें से एक शख्स मुल्ला हसन है और दूसरा इब्राहिम। अब वो उस शख्स से पूछताछ करने लगे कि आखिर ये है कौन। उसने अपना नाम फ्रीडॉन बताया जो कि एक जर्नलिस्ट है और वो फ्रांस का रहने वाला है। उसकी कार ख़राब हो गई और वो बस यहाँ अपनी गाड़ी ठीक करवाने आया है, पर वो दोनों उसके पीछे ही पड़ गए। फ्रीडॉन ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी ठीक होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा, और वो किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर कैफ़े की तरफ गया। जहरा उसका पीछा करते हुए कैफ़े तक पहुँच गई और फिर उसने फ्रीडॉन को इशारों से अपनी तरफ बुलाया, पर फ्रीडॉन ने उसे इग्नोर कर दिया कि शायद ये कोई पागल महिला होगी। उसके बाद जहरा ने उसकी तरफ एक कागज़ फेंका और वहाँ से चली गई। फ्रीडॉन ने उस कागज़ को खोलकर देखा। उसमें एक रास्ते का मैप था। वो उस मैप को फॉलो करते हुए एक घर तक पहुंच गया। वो घर जहरा का ही था। उसने फ्रीडॉन को अंदर बुलाया। वहाँ दो छोटी लड़कियाँ भी थीं। फ्रीडॉन के पूछने पर उसने बताया कि ये लड़कियाँ उसके भतीजी सोराया की हैं। फ्रीडॉन ने कहा, क्या तुम सच में पागल हो? क्योंकि ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। जिस तरह से तुमने ये पर्ची मेरी तरफ फेंकी, ये कोई पागल ही कर सकता है, और एक अजनबी को इस तरह से घर बुलाना। जहरा ने उसे बैठने को कहा और कहा कि जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम डिसाइड करना कि कौन पागल है, मैं या वो लोग। फ्रीडॉन उसे सुनना तो नहीं चाहता, पर फिर भी वो बैठ गया। जहरा ने सिगरेट लाइट की, जिसे देख फ्रीडॉन हंसने लगा क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ में स्मोकिंग फॉरबिडन है। जहरा ने बताया कि मेरी उम्र इतनी है कि मैं सही गलत में फ़र्क कर सकती हूँ, पर कल जो इस गांव में हुआ वो गलत था। अब फ्रीडॉन की रुचि इस कहानी की तरफ बढ़ने लगी, पर कहानी सुनने से पहले
जहरा ने उसे रिकॉर्डर ऑन करने को कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आवाज़ अपने साथ ले जाओ। फ्रीडॉन ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी क्यों सुनूं? जहरा ने कहा, तुम सुनो, उसके बाद डिसाइड करना। रिकॉर्डर ऑन हुआ। जहरा ने कहानी बताना शुरू किया। इस गांव में कुछ लोग हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं। पहला जानवर अली, जो कि सोराया का पति है और मुल्ला का दोस्त भी। अली के 4 बच्चे हैं, पर वो सोराया को डाइवोर्स देना चाहता है, पर सोराया राजी नहीं। वो सोराया को डाइवोर्स देना चाहता है ताकि वो एक 14 साल की लड़की से शादी कर सके, पर वो शादी के बाद सोराया को अपने साथ नहीं रखना चाहता क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए वो मुल्ला हसन से कह रहा था कि तुम जाकर मेरी पत्नी को डाइवोर्स के लिए राज़ी करो, वरना अली पूरे गांव को बता देगा कि मुल्ला पहले एक क्रिमिनल था और क्राइम के लिए जेल में सज़ा काट चुका है। मुल्ला डर गया क्योंकि अगर अली ने ऐसा किया तो उसकी बनाई हुई इमेज ख़त्म हो जाएगी। अली ही मुल्ला को इस गांव में ले आया था। मुल्ला वहां से सोराया के घर आया और वो सोराया को राज़ी करने लगा कि तुम अली को शांति से डाइवोर्स दे दो, ये दोनों के लिए अच्छा होगा। यहाँ हमें पता चला कि अली और सोराया की शादी को 20 साल हो चुके हैं। यहाँ तक कि अली ने अपने दोनों बेटों को भी सोराया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। मुल्ला ने कहा, अली 2 पत्नियों का खर्चा नहीं उठा सकता। तभी घर में सोराया की आंट जहरा आ गई और वो बाहर से मुल्ला की बातें सुनने लगी। मुल्ला ने कहा, डाइवोर्स देने पर अली उसे एक घर और थोड़ी ज़मीन दे देगा। मुल्ला ने कहा, डाइवोर्स के बाद हम सिगह कर सकते हैं, यानी कि एक टेम्पररी शादी। सिगह ईरानियन सिविल लॉ में एक टाइप का मैरिज है जिसे अरबिक में मुताह भी कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक कोई भी स्त्री या पुरुष एक टेम्पररी शादी करके फिजिकल हो सकता है। ये शादी 15 मिनट की भी हो सकती है और 10 साल की भी। मुल्ला ने इनडायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हें सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर दूंगा अगर तुम अली को डाइवोर्स दे दो तो। ये सुन जहरा अंदर आ गई और उसने गुस्से में मुल्ला को वहाँ से निकल जाने को कहा। ये देख मुल्ला काफ़ी हड़बड़ा गया कि ये प्राइवेट बातचीत है, इसके बीच किसी का दखल देना ठीक नहीं। जहरा ने कहा कि सुराया कोई वैश्य नहीं जो सिगह कर ले। उसने मुल्ला को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से भगा दिया। जहरा को ये तो पता था कि अली और सुराया के बीच थोड़ी अनबन चल रही है, पर इतना नहीं पता था कि बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है। सुराया ने अपना दुपट्टा हटाकर दिखाया कि कैसे अली उसे जानवरों की तरह मारता है। ये देख जहरा काफ़ी दुखी हो गई। जहरा ने कहा कि इतना कुछ सहने से अच्छा तुम उसे डाइवोर्स दे दो। इस पर सुराया ने गुस्से में कहा, और उसके बाद सिगह करके हसन की गुलाम बन जाऊं। ऐसा करने से सुराया ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ हमें पता चला कि अली जिस लड़की से शादी करने वाला है उस लड़की का नाम मेहरी है, जो कि सिर्फ 14 साल की है। लेकिन उस लड़की का पिता एक डॉक्टर था, पर एक क्राइम के चलते अब वो जेल में बंद है और वो अपनी बेटी की शादी तभी अली से करवाएगा जब अली उसे जेल से निकलवा पाएगा। काफ़ी पैसे वाला है उसका पिता। शाम सुराया अपने बच्चों के साथ बैठ खाना खा रही थी, तभी अली घर आ गया। उसने सुराया पर चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अली को अपनी दोनों बेटियाँ भी नहीं पसंद है। वो अपने बड़े बेटे को सुराया के खिलाफ भड़काता। अली जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो उसके बेटे से 1 या 2 साल ही बड़ी होगी। यहाँ सुराया का गुस्सा टूट पड़ा। उसने कहा कि कानून के हिसाब से तुम मेरे पति हो और इन बच्चों के बाप भी, तुम इस तरह से हमें नहीं छोड़ सकते। इस पर गुस्से में उसने सुराया को जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया, वो भी अपने बच्चों के सामने, और अपने बेटे से कहने लगा कि ये आदमियों की बनाई दुनिया है, इस बात को मत भूलना। मार खाने के बाद सुराया अपनी दोनों बेटियों को लेकर जहरा के घर चली गई। जहरा ने कहा अगर अली डाइवोर्स देगा तो उसे कुछ पे भी करना होगा। इस पर सुराया ने कहा कि अली एक पैसे नहीं देगा क्योंकि सुराया उसे अच्छी तरह से जानती है। जहरा ने कहा वो इस बारे में जाकर गांव के मेयर इब्राहिम से बात करेगी, वो इस मसले का कोई हल निकालेगा, क्योंकि जहरा के पति के मरने बाद इब्राहिम ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, पर जहरा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। पर आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं। सुराया को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो किसी भी कीमत पर अली को छोड़ नहीं सकती।
हम देखते हैं रात हो चुकी थी। तभी जहरा के घर एक शख्स आया। ये हशेम था, गैरेज का मालिक। उसने बताया कि उसकी पत्नी काफ़ी बीमार है और यहाँ का डॉक्टर भी किसी काम से शहर गया हुआ है। जहरा उसकी पत्नी को देखने उसके साथ गई। जहरा ने देखा अली रोड पर कार लेकर मेहरी को घुमा रहा है। उसने घर में जाकर हशेम की पत्नी को देखा, पर तब तक वो मर चुकी थी। हशेम रोने लगा क्योंकि वो काफ़ी अकेला हो गया था। उसका एक बेटा भी है जो कि मेंटली डिसेबल्ड है। हशेम की पत्नी घर में ही सिलाई का काम करती थी। सुबह कुछ महिलाएं आकर घर से कपड़े और सिलाई मशीन लेकर जाने लगी। इस पर सुराया ने उन महिलाओं को कुछ भी ले जाने से रोक दिया, क्योंकि अभी तक उसकी पत्नी के शरीर को भी नहीं दफनाया गया है। और पत्नी मर गई तो क्या हुआ, उसका पति तो हशेम अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं हशेम के दुख में शरीक होने काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें मुल्ला हसन भी आया था। उसने जहरा को धन्यवाद दिया कि कल रात वो हशेम की पत्नी को देखने आई। यहाँ जहरा ने बताया कि कल रात अली यही कार लेकर घूम रहा था। अगर वो समय पर उसे हॉस्पिटल ले जाता तो आज वो ज़िंदा होती। वहाँ मेयर इब्राहिम भी था। वहाँ हसन ने जहरा से कहा कि हशेम अब अकेला हो गया है और वो घर का सारा काम नहीं कर सकता, ऊपर से एक दिमागी रूप से अपाहिज बच्चा। उसने कहा कि तुम सुराया से बात करो कि वो हशेम के घर का काम आकर कर दिया करे, पर जहरा ने ये काम करने से इनकार कर दिया। जहरा ने कहा अगर उसे काम के पैसे मिलेंगे तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि उसे अली एक भी पैसे खर्च नहीं देता। इस पर अली ने जहरा से कहा तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही खुलने लगी है। जाते वक्त इब्राहिम ने जहरा को अकेले में रोक लिया और बताया कि अब पुराने दिन ख़त्म हो गए, तुम्हारा पति अब जिंदा नहीं है, इसलिए इस तरह ऊंची आवाज़ में सबसे बात करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर जहरा ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं देगी। यहाँ हम देखते हैं पत्नी के जाने से हशेम काफ़ी दुखी हैं। सुराया उसकी पत्नी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। सुराया ने हशेम को सिलाई मशीन उठा कर दी ताकि वो इसे संभाल के रख दे। अली बाहर से ये सब देख रहा था। ये सब देखते हुए अली के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता है। यहाँ हम देखते हैं सुराया अब हशेम के घर का काम करने लगी थी और साथ ही उसके बेटे मोहसिन का भी ख्याल रखने लगी। काम ख़त्म करने के बाद वो घर चली जाती। अब अली सुराया पर हर वक्त नज़र रखने लगा। शायद वो किसी मौके की तलाश में था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। सुराया को काम के कुछ पैसे हशेम से मिले थे। वो उसने जहरा को रखने के लिए दे दिए, क्योंकि उसे अली का डर था। एक रात अली और मुल्ला हसन साथ थे। अली ने बताया कि सुराया और हशेम के बीच कुछ चल रहा है। हसन ने कहा कि सुराया ऐसी नहीं है। यहाँ हमें पता चल गया कि अली के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था। वो सुराया पर तरह तरह के घिनौने आरोप लगाने लगा, बिना किसी सबूत के। हसन ने बताया कि अडल्टरी की सज़ा में दोषी को पत्थरों से मारा जाता है। क्या यही तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी के साथ हो? यहाँ अली ने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि अगर सुराया मर जाए तो उसे डाइवोर्स के बाद उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। हसन ने कहा अब तो वो पैसे कमाने लगी है, वो खुद कुछ दिनों में डाइवोर्स दे देगी। पर अली तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता। अब उसने सुराया को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने हसन को फिर धमकी दी, अगर तू मेरा इस काम में साथ नहीं देगा तो मैं सबको तेरी सच्चाई बता दूंगा। पर इस काम के लिए उन्हें यहाँ के मेयर इब्राहिम को राज़ी करना था, क्योंकि बिना गवाहों के वो सुराया को सज़ा नहीं सुना सकते, क्योंकि इस गांव में सभी सुराया को जानते हैं कि उसका चरित्र कैसा है। कोई भी इस आरोप पर यकीन नहीं करेगा। अली ने कहा पहले तो हम इस अफवाह को पूरे गांव में फैलाएंगे, उसके बाद झूठे गवाह भी खड़े कर देंगे। यहाँ पता चला कि अली किस हद तक गिर सकता है अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए। दूसरे दिन जब जहरा बाजार में थी तो वहाँ एक महिला उससे सुराया के बारे में बात करने लगी। उसे अली और सुराया के टूटते रिश्ते की खबर थी। उस महिला ने इसके लिए सुराया को जिम्मेदार बताया और उसने हशेम और सुराया पर भी आरोप लगाए। वो महिला सुराया से नफ़रत करती है, क्योंकि सुराया सबसे अलग थी, एक साफ दिल इंसान जो हर वक्त सबके लिए खड़ी रहती।
यहाँ सुराया अपनी दोनों बेटियों के साथ वक्त बिता रही है, शायद आने वाले कल से अनजान। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं कि बाहर अली उसके खिलाफ कितनी गंदी राजनीति कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं घर में काम करते वक्त हशीम वहाँ आ गया। हशीम सुराया से काफ़ी अच्छी तरह से पेश आता। शायद वो सुराया को पसंद करता है, पर कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा। थोड़ा शर्मीले स्वभाव का था। जब सुराया घर में होती तो उसे अच्छा लगता, पत्नी की कमी महसूस नहीं होती। पर उसने सुराया को इस बारे में कभी कहा नहीं। शायद हशीम को भी सुराया और अली के रिश्ते की खबर थी। आज उसने सुराया को साथ में खाना खाने को कहा, पर सुराया उसे मना करके चली गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी छोटी सी चीज़ को लेकर उसकी गांव भर में बदनामी हो। पर हशीम को भी उसकी बात का बुरा नहीं लगा, वो समझ सकता है। यहाँ हम देखते हैं हसन और अली दोनों मेयर इब्राहिम के पास बैठे हैं। वो चाहते थे कि सुराया के खिलाफ ट्रायल कंडक्ट किया जाए, पर इब्राहिम ने कहा ट्रायल के लिए उसे गवाहों की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि गवाहों में अली के दोस्तों की गवाही नहीं मानी जाएगी और ना ही गांव के किसी भी महिला की जो सुराया से नफ़रत करती है। मुल्ला हसन ने कहा इस्लामिक लॉ के हिसाब से कोई भी गवाही दे सकता है। इस पर इब्राहिम गुस्से में उठा और कहा कि तो फिर जाओ विटनेस लेकर आओ, मुझे फालतू के गॉसिप्स नहीं चाहिए। हम देखते हैं उनकी ये सारी बातें ज़हरा बाहर से सुन रही थी। ज़हरा ने इब्राहिम को बाहर पकड़ लिया और उसने वार्निंग दी कि वो सुराया को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इस पर इब्राहिम ने कहा इसमें सुराया की गलती है जो वो हशीम के घर इतना वक्त बिता रही है। ज़हरा उस पर गुस्सा हो गई कि वो बदल चुका है और वो हसन और अली का नौकर बन चुका है। यहाँ ज़हरा सुराया के घर आ गई। उसने बताया कि अली गांव के लोगों के साथ मिलकर कोई घटिया प्लान बना रहा है, इसलिए तुम्हें अब हशीम के घर जाना छोड़ देना चाहिए। पर सुराया ने कहा मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस काम से मुझे जीने की एक उम्मीद मिली है। ज़हरा के लाख समझाने के बाद भी सुराया नहीं मानी। दूसरे दिन हसन और अली ने हशीम को अपने पास बुलाया। वो हशीम से पूछने लगे क्या काम के दौरान सुराया कभी तुम्हारे घर में सोई थी? पर हशीम ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। पर यहाँ बात साफ थी, वो हशीम को एक गवाह बनाकर पेश करना चाहते थे। पर हशीम ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया और वहाँ से उठकर चला गया। उसके बाद वो दोनों उसके गैरेज में आ गए। अली ने बताया हमें सुराया के खिलाफ 2 गवाहों की ज़रूरत है। पहला गवाह हशीम के बेटे को बनाएंगे और दूसरा खुद हशीम है। हशीम ने कहा इसमें उसके बेटे को न घसीटा जाए, उन्हें बस इतना कन्फेस करना है कि सुराया उनके घर में सोती थी। अब उन्होंने हशीम को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने गवाही नहीं दी तो सुराया के साथ उसे भी सज़ा सुनाई जा सकती है और उसके मरने के बाद उसके बेटे को पागल खाने भेज दिया जाएगा। ये सुन हशीम काफ़ी डर गया। अली ने उसे समझाया कि उसे इब्राहिम के आगे क्या कहना है। हशीम मजबूरी में उसकी बात मान गया, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। यहाँ हम देखते हैं अली पूरे गांव के बीच सुराया को मार रहा है और उस पर आरोप लगा रहा है कि इस औरत ने उसकी नाक कटवा दी। ये भी अली के प्लान का हिस्सा था। तभी वहाँ ज़हरा आ गई। सुराया को पता भी नहीं कि उसकी गलती क्या है। अली ने सबके सामने कह दिया कि ये हशीम के साथ सोती है। ये सुन सुराया रोने लगी, क्योंकि ये साफ झूठ था। ज़हरा उसे अपने साथ घर लेकर चली गई। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ अली भी आकर बैठ गया और वहाँ इब्राहिम भी आ गया। वहाँ अली ने फिर उस पर आरोप लगाया, पर सुराया ने हर बार इनकार किया। ज़हरा ने कहा किसी से हंसकर बात करना कोई क्राइम नहीं है। सुराया ने हशीम से हंसकर बात कर ली तो कोई जुर्म नहीं किया। वहाँ उन्होंने हशीम को बुलाया। इब्राहिम ने उससे सवाल किया कि क्या अली की बातें सच है। इस पर हशीम ने हामी भरी और वहाँ सभी के सामने सुराया को एक चरित्रहीन स्त्री साबित कर दिया। सुराया को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हशीम ऐसा कैसे कर सकता है। वो रोने लगी, पर अली अपनी चाल चल चुका था और एक हद तक कामयाब भी होता हुआ दिख रहा था। इब्राहिम को यकीन नहीं कि सुराया ऐसा कर सकती है, पर अब गवाह की बात तो उसे माननी होगी।
इब्राहिम ने सोराया से कहा कि तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी, पर सोराया को खुद समझ नहीं आता कि आखिर कैसे वो खुद को बेगुनाह साबित करे। इब्राहिम ने बताया कि अगर कोई पति अपनी वाइफ को अक्यूज़ करता है तो उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है, ये कानून है। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को अक्यूज़ करती है तो उसे हस्बैंड को गिल्टी प्रूव करना होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये कानून सीधा सीधा आदमियों के फेवर में है। शायद ये कानून भी किसी आदमी ने ही बनाए होंगे। जहरा ने कहा, इस हिसाब से सारी औरतें गिल्टी हुई और सारे मर्द इनोसेंट। सभी वहाँ से चले गए। अब गांव में सभी एकजुट होकर सोराया के खिलाफ बातें करने लगे। अब गांव के बीच अली खुद को बेचारा साबित करने लगा। जहरा के घर के बाहर काफ़ी लोग खड़े हो गए। इब्राहिम ने कुछ महिलाओं को जहरा के घर भेज दिया, उन पर नज़र रखने के लिए। फैसले के लिए सभी को इकट्ठा किया गया, जिसमें सोराया के पिता भी आए। जहरा को समझ आ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। सोराया सोचने लगी कि कैसे एक झूठे आरोप ने सब कुछ तबाह कर दिया। सोराया के पिता ने भीड़ के सामने कहा, उसकी बेटी दोषी है, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सज़ा सुना दी गई थी। अडल्टरी की सज़ा स्टोनिंग है, पत्थरों से मार कर जान ले लेना। एक छोटी बच्ची जहरा के घर एक पर्चा ले आई। उस पर मुल्ला हसन ने जहरा की मंजूरी मांगी थी। वो पेपर जहरा ने फाड़ के फेंक दिया। वो भीतर गई और अब उसने सोच लिया कि वो सोराया को लेकर यहाँ से भाग जाएगी, पर वहाँ से निकलना मुश्किल था। बाहर खड़ी भीड़ ने उन्हें रोक लिया। उन्हें पता चल गया कि अब वो नहीं भाग सकते। सोराया ने कहा, आखिर वो जीत गया और उसे मुझसे छुटकारा मिल ही गया, पर पता नहीं था वो मुझसे इस तरह छुटकारा लेगा। यहाँ गांव के बच्चे बच्चे पत्थर इकट्ठा करने लगे। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपनी रिंग पहना दी, शायद इसके बाद वो उन्हें देख ना पाए। यहाँ ज़मीन खोदे जाने लगे, जिसमें सोराया का आधा शरीर गाढ़ा जाएगा। पूरी तैयारी ज़ोरों से होने लगी। सोराया ने अपनी आंट जहरा से वादा लिया कि उसके जाने के बाद वो दोनों बेटियों का ख्याल रखेगी और जब दोनों बड़ी हो जाए तो वो उन्हें सोराया की कहानी बताए, ताकि उन्हें अपनी माँ पर कभी शर्म न करना पड़े। जहरा ने वादा किया कि वो उसकी कहानी उसके बच्चों तक ही नहीं, पूरी दुनिया तक पहुँचाएगी। मुल्ला सज धज के तैयार हुआ, जैसे वो किसी की मौत पर नहीं, किसी की शादी में जा रहा हो। सोराया से मिलने उसका छोटा बेटा आया। पिता के बहकावे में आ जाता है, वरना प्यार तो वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा करता है। बड़ा बेटा आकर अपने छोटे भाई को लेकर चला गया। वो नफ़रत करता है सोराया से, क्योंकि अली ने उसे सोराया के खिलाफ़ कर दिया था। जाते वक्त सोराया ने उसे आवाज़ दी, पर उसने अनदेखा कर दिया। माँ से इतनी नफ़रत जिसने उसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जो उसके हर सुख दुख में उसके साथ रही। उसके बाद सोराया को तैयार कर जहरा उसे बाहर लेकर आई। भीड़ उसके पीछे पीछे नारे लगाते हुए चलने लगी। रास्ते में बच्चे हाथों में पत्थर लेकर बैठे हुए थे, जिससे ये पता चला कि आसपास कोई विद्यालय नहीं है। शिक्षा की कमी साफ नज़र आ रही थी। उन्हें जाता देख हशेम अपने बेटे को भीतर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिए, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया। वहाँ इब्राहिम ने फैसला सुनाया कि सोराया को डेथ पेनल्टी दी गई है। भीड़ अब भी नारे लगा रही थी। जहरा ने इब्राहिम की तरफ देखा, पर उसने अपनी नज़रें झुका ली। शायद उसे खबर थी कि वो गलत कर रहा है। मुल्ला हसन ने कहा कि इसे पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ हसन भी गुस्से में था, क्योंकि सोराया ने उससे सिगह करने से मना कर दिया था। जब सोराया अपने पिता के पास से गुजरी तो उसने भी वही नफ़रत अपने पिता की आंखों में पाया, जो कि भीड़ की आंखों में था। वो उस जगह पहुंच गई जहां उसकी मौत का सारा इंतज़ाम किया जा चुका था। वो उस जगह को देख सोराया अब डरने लगी। उसका डर भी जायज़ था, पर सोराया काफ़ी हिम्मत वाली महिला थी। उसने अपने डर को लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उस पूरे भीड़ में सिर्फ जहरा ही थी, जो सोराया को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। वो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। आखिरी बार सोराया ने लोगों से कहा कि वो सब उसके साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। वो इसी गांव में पली बड़ी है। यहाँ वो लोगों के सुख दुख में शामिल हुई।
शायद लोगों ने उसे पहचानने में कोई भूल कर दी। उसके दोनों हाथों को बांधकर उसे खड्डे में खड़ा किया गया। पहला पत्थर मारने का मौका उसके पिता को दिया गया। उसके पिता ने कहा, ये मेरी बेटी नहीं, ये एक वेश्या है। ये सुन सुराया को काफ़ी दुख हुआ। उसके पिता ने 3 पत्थर सुराया को मारे, पर एक भी उसे लगा नहीं। जहरा बीच में आकर खड़ी हो गई और उसने सुराया के लिए रहम मांगी, क्योंकि वो निर्दोष है, पर उसे वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ खड़ी एक बूढ़ी महिला ने भी उन्हें रुकने को कहा, क्योंकि लोग सुराया को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। तभी अली ने एक पत्थर उठाकर सुराया के सिर पर मारा, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। ये वही शख्स है जिसके साथ वो 20 सालों तक रही, उसके बच्चों को जन्म दिया, पर वो 20 सालों से एक शैतान के साथ रह रही थी। उस पत्थर के लगते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि अपनों की चोट ज़्यादा असर करती है। उसके बाद हसन ने भी उसे पत्थर मारे। हम देखते हैं उसका छोटा बेटा अपनी माँ को इस हालत में देख रोने लगा, पर बड़े भाई के कहने पर दोनों ने माँ को पत्थर मारे। वहाँ हशेम को भी पत्थर दिए गए मारने के लिए, पर वो पत्थर फेंक कर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि सुराया निर्दोष है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने सुराया पर पत्थरों की बारिश कर दी और कुछ देर में सुराया ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले हमने देखा कि वो काफ़ी दर्द से गुजरी। उसके बाद सभी वहाँ से चले गए। गांव वालों ने सुराया के शरीर को दफनाने से इनकार कर दिया। शायद कायर रहे होंगे वो लोग। जहरा ने कुछ महिलाओं के साथ शव को शाम नदी के पास छोड़ दिया। उस रात गांव में जश्न मनाया जा रहा था। जब सुबह हो गई तो वहां उसकी कुछ हड्डियां ही बची थी। रात जानवर उसके शरीर को खा गए। इसी तरह जहरा ने अपनी कहानी ख़त्म की। कहानी प्रेजेंट में आ गई। सुराया के बारे में जान फ्रीडॉन को काफ़ी दुख हुआ। वहाँ हशेम आ गया। उसने बताया कि गाड़ी ठीक हो चुकी है। फ्रीडॉन उसकी तरफ देखने लगा। हशेम को पता चल गया कि जहरा ने उसे सब बता दिया है। हम देखते हैं मुल्ला अपने आदमियों के साथ कार के पास खड़ा था। उसे पता था अगर फ्रीडॉन यहाँ से गया तो ये बात लोगों तक पहुँचा देगा। यहाँ हम देखते हैं अली शादी के लिए गया था और वहाँ से लौट आया, क्योंकि मेहरी का पिता मर चुका और उसकी शादी अब मेहरी से नहीं होगी, क्योंकि अली उसके पिता को जेल से नहीं छुड़ा पाया। ये सुन हशेम गुस्सा हो गया कि फिर उससे इन लोगों ने बेवजह इतना बड़ा पाप क्यों करवाया और झूठ बोलवाया। ये बात वहाँ खड़े इब्राहिम को पता चल गई। इसके लिए इब्राहिम ने मुल्ला हसन को काफ़ी कुछ सुनाया। तभी वहाँ फ्रीडॉन आ गया। हसन ने उसे जाने से रोका और उसका बैग छीन लिया और उसके सारे कैसेट्स को तोड़ दिया। फ्रीडॉन ने कहा वो उनकी शिकायत गवर्नमेंट अथॉरिटी से करेगा, पर मुल्ला हसन को इसका कोई डर नहीं। कार से जाते वक्त जहरा ने उसे कैसेट सबके सामने पकड़ाई, जो जहरा ने अपने पास संभाल के रखी थी। ये देख हसन सबके साथ उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगा, पर तब तक फ्रीडॉन वहाँ से निकल चुका था। और इसी के साथ जहरा ने सुराया से किया हुआ वादा भी पूरा किया। उसकी कहानी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाई। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी स्त्री ने क्रांति लाने की कोशिश की है, पुरुषों ने अपनी ताकत से उसे मसल दिया है। फिर चाहे वो ग्रीक फिलोसोफर हैपेशिया हो या फिर सुराया जैसी कई महिलाएं। ये पत्थरों का खेल न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर चुका। कभी एक अकेले इंसान ने इतने बड़े जुर्म नहीं किए जितना कि भीड़ करती है। अकेला इंसान सिर्फ शरीर मारता है, पर भीड़ आत्मा को भी छलनी कर देती है। डोमेस्टिक वायलेंस कोई रिलीजियस कल्ट नहीं है, ये तो हर जगह होता है, आपके आसपास भी होता होगा। पर वो क्या चीज़ है जो डोमेस्टिक वायलेंस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है? वो है लड़की का आत्मनिर्भर न होना। मैंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं जहां लड़की पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर होती है। जब वायलेंस की सीमा पार हो जाती है तो वो अपने बच्चों को लेकर सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसके पास सर्वाइवल के लिए एक अच्छी जॉब है। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं इसे चुपचाप सहती रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें डर है अगर पति ने उन्हें छोड़ दिया तो उनकी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ लड़की के घर वाले भी लड़की को अपनाने से इनकार कर देते हैं, सिर्फ समाज के डर से। कुछ लड़कियाँ इससे बच के निकल जाती हैं, कुछ सुसाइड कर लेती हैं।
अगर किसी महिला या पुरुष ने अडल्टरी की भी है तो आप उसे इजीली डाइवोर्स दे दो, पर जान से मार देना ये तो किसी तरह से न्याय नहीं है। बस इस बात के लिए किसी को मार देना कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ खुश नहीं था, ऐसे घटिया कानून भी किसी इंसान ने ही बनाए होंगे, क्योंकि परमात्मा इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। 2008 सोमालिया में भी एक घटना सामने आई। आयशा इब्राहिम एक 13 साल की लड़की, जिसे पत्थर मारने के लिए 1000 लोग इकट्ठा हुए थे। 1000 लोगों ने उस बच्ची को पत्थर मारे। आप खुद सोचिए, अगर 1000 लोग किसी इंसान को पत्थर मारे तो क्या होगा। स्टोनिंग का ओरिजिन देखे तो पता चलता है एंशिएंट इज़राइल में पत्थर मारने की सज़ा ईजाद की गई। इसका इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी के शुरुआती दौर में भी किया गया, लेकिन बाद में यहूदियों की अदालत ने स्टोनिंग की सज़ा को खारिज कर दिया। उसके बाद इस्लामी दुनिया में स्टोनिंग को लीगल कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पता चला कि कई देशों में अभी भी स्टोनिंग प्रैक्टिस की जाती है। 1980 से लेकर 2009 तक ईरान में 150 से ज़्यादा लोगों को स्टोनिंग से मार दिया गया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोराया के बारे में और लोगों को पता चले। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।